साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और ट्रंप चचा फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। पूरी दुनिया में इसकी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं यानी नेशनलिस्ट लोग हैं, ऐसे लोग जो अपने देश को प्रेम करते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो ट्रंप के जीतने पर खुश हैं। अभी काउंटिंग अभी भी चल रही है और इस समय जो स्थिति है वो ट्रंप 295 वोट्स पा चुके हैं इलेक्टोरल कॉलेज के और कमला हैरिस केवल 226 हासिल कर पाई हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए 270 चाहिए होते हैं। जितने भी आपको ये लाल रंग में स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब वो स्टेट्स हैं जो ट्रंप ने जीते हैं। नीले रंग वाले कमला हैरिस ने जीते हैं और जो आपको ये मैरून शेड दिखाई दे रही है, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। यूएस में टोटल 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं। जो इन स्टेट्स की बहुमत को जीत जाता है वो राष्ट्रपति बन जाता है और ट्रंप बन चुके हैं। यूएस में मुख्य रूप से दो पार्टीज हैं, एक है रिपब्लिकन, एक है डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन ने अपना एक नेता चुना जिसको डोनाल्ड ट्रंप हम जान रहे हैं और डेमोक्रेट्स ने अपना नेता चुना कमला हैरिस। इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ, इलेक्टोरल कॉलेज को जो है जनता ने चुना, उसने फिर इन लोगों को चुना और ट्रंप उसको जीत करके आए हैं। इस चुनाव के मायने क्या हैं, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, दुनिया में क्या असर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पूरी चर्चा को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जो मैं आपको अभी बताया भी था। और जो दूसरी पार्टी है जिसको पहले जो बाइडेन लीड कर रहे थे, इनसे पहले ये बराक ओबामा लीड कर रहे थे, बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन ने भी इसके लिए अपना आवेदन दिया था और चुनाव जीता भी था और इस समय कमला हैरिस खड़ी हुई थी। ये जो डेमोक्रेट का जो पाला है ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है हमेशा से। यूएस में जो डेमोक्रेट्स हैं, ध्यान से सुनना, यूएस में जो डेमोक्रेट्स हैं यानी कि ये जो लोग हैं, इनका मकसद है यूएसए को बड़ा बनाना, उसके लिए दूसरों को छोटा करना। देखो, बड़ा बनने के दो ही तरीके हैं, या तो खुद पे काम कर लो, खुद का विकास कर लो, या दूसरे को छोटा कर दो। तो ये क्या करते हैं, दूसरे को छोटा करने का काम करते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाएंगे, पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाएंगे, इस तरह की हरकतें करना, भारत में नरेंद्र मोदी को कमजोर करने का प्रयास करना, तरह तरह के आंदोलन करवा देना, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ों को ज़्यादा चलवाना, कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देना, इस तरह की जितनी भी हरकतें हैं वो सब इनको सूट करती हैं। इनका काम है कि अपनी अर्थव्यवस्था का विकास डीप स्टेट्स के सहारे और अपने हथियारों को बेचने से किया जाता है। ये हथियार बेचने में ज़्यादा मानते हैं। अमेरिका हथियारों का बहुत बड़ा सप्लायर है पूरी दुनिया में। ये चाहते हैं अमेरिका के हथियार ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनके पास आए। हथियार कब बिकेंगे, जब कहीं पे लड़ाई होगी। तो ये पहले लड़ाई लड़वाते हैं लोगों को, उसके बाद जब डिमांड होती है तो उनको हथियार सप्लाई करते हैं और उससे इनको बड़ा मजा आता है। यही कारण है कि जब 2020-21 में चुनाव हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे उस चुनाव को, जो बाइडेन चुनाव जीत करके आए थे, तो जो बाइडेन के आते ही कुछ घटनाएं स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले तो म्यांमार में यहां पर तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया था, उसके बाद 2022 में हम देख रहे हैं श्रीलंका में तख्ता पलट होता है, पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है, उसके बाद हम देखते हैं भारत के मणिपुर में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं 2022 में ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। 2021 में मैं वापस जाऊं तो एक लड़ाई हुई थी हमास और इजराइल के बीच में, एक लड़ाई होकर के फिर रुक गई थी उस वक्त। उसी वक्त एक लड़ाई हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, जो होकर के रुक गई थी। आर्मेनिया अजरबैजान में फिर से लड़ाई हुई 2022 में और अजरबैजान जीत गया। 2023 में इजराइल और हमास की फिर से लड़ाई स्टार्ट हुई जो अभी भी चल रही है। 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। 2024 में ही भारत में नरेंद्र मोदी को कमजोर करने का प्रयास किया गया और 2021 से 24 के बीच ही आपने देखा होगा किसान आंदोलन, खालिस्तान मूवमेंट, लद्दाख में आंदोलन, इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ने लगी। और 2022-23 में ही भारत के तमिलनाडु या दक्षिण भारत में कहें सनातन विरोधी नारे लगने लगे और ऐसी सभाएं होने लगी जहां पर सनातन धर्म को खुलेआम गाली दी जा रही थी। कभी इसको HIV एड्स से कंपेयर किया जा रहा था, तो कभी वायरस से कंपेयर किया जा रहा था। तमाम तरीके से सनातन धर्म को गाली देने का प्रयास किया जा रहा था। ये सारे काम डीप स्टेट्स करते हैं और इनके पीछे खड़े हैं डेमोक्रेट्स। दूसरे शब्दों में कहें कि डेमोक्रेट्स डीप स्टेट का सहारा लेते हैं, डीप स्टेट्स डेमोक्रेट्स का सहारा लेते हैं। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये डीप स्टेट्स क्या होता है।
देखिए, डीप स्टेट्स का मतलब है, डीप स्टेट्स गहरे राज्य। पॉलिटी में स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है। स्टेट का मतलब केवल यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान ये नहीं, स्टेट का मतलब देश होता है, कंट्री। तो डीप स्टेट यानी कि ऐसे कंट्री, ऐसे राज्य, ऐसे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो दिखाई नहीं दे रहे डायरेक्टली, बहुत गहरे छुपे हुए हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जो पहले पॉलिटिशियन रह चुके हैं, नेता रह चुके हैं, जो वर्तमान में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस के ओनर हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं, इसमें हर उस तरह के प्रोफेसर शामिल हैं, हर उस तरह के लोग शामिल हैं जो डायरेक्टली ना देख करके पर्दे के पीछे रह करके अपना काम करते हैं और उस तरह की हवा बना देते हैं जिस तरह की हवा बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो बाइडेन का शासन देखा। जो बाइडेन एक तरीके से मनमोहन सिंह थे। जैसे हमारे देश में मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था और पीछे से सोनिया गांधी जो कहती थी वही मनमोहन सिंह जी को करना पड़ता था, उनके साथ मजबूरी थी। ऐसा ही इनको राष्ट्रपति बना दिया गया, पीछे से जो कुछ करता था वो ये बराक ओबामा करता था। बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है, तीसरी बार बन नहीं सकता था क्योंकि वहां का नियम ऐसा है, वहां 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो तीसरी बार ये खुद ना बन के इसने अपना पपेट बनवा दिया राष्ट्रपति और पर्दे के पीछे यही कर रहा था सारे काम। बराक ओबामा वो व्यक्ति है, मैं इस इंसान की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने राष्ट्रपति रहते हुए वेस्ट एशिया में और अफ्रीका के कई देशों में इतने बम बरसाए हैं कि दुनिया उसे कभी भूलेगी नहीं। ये जो आपको अफ्रीका के नॉर्थ में देश दिखाई दे रहे हैं, यहां पर अच्छे खासे तानाशाही हुआ करती थी। गद्दाफी था, अलग अलग तरह के अपने नेता थे जो अपने देशों को चला रहे थे। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं था। अमेरिका ने यहां पर हर जगह तख्ता पलट करवाया था, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार का उदाहरण दिया। पहले इन्होंने 2011 में यह काम यहां पर करवाया था और गद्दाफी को तो जनता ने सड़कों पर लाके मार दिया था। तो ये जो घटना 2011 में हुई थी, इसे बोलते हैं अरब स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? अरब स्प्रिंग। तो ये अरब स्प्रिंग में जितनी भी घटना थी, इसके पीछे CIA था, यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी, और CIA को सपोर्ट कर रहा था बराक ओबामा। और ये जो अरब स्प्रिंग चला था, ये यहां से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे पूरे वेस्ट एशिया में भी पहुंच गया था और यहां भी कई देशों में आग लग गई थी, जो आज तक लग रही है, चाहे उसमें सीरिया हो, यमन हो, कुवैत हो, इराक हो, ये सभी देश हों। इन सब में आज जो भी फसाद है, ये सब अमेरिका की वजह से है। इसमें डेमोक्रेट्स का बहुत बड़ा हाथ है। इन लोगों ने जानबूझ करके यहाँ अपने टाइप की सरकार बिठाई ताकि ये लोग यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें। यहाँ के जो संसाधन हैं, जैसे तेल हो गया और मिनरल खनिज हो गए, कुछ भी हो गया, उन सबको अमेरिका अपने तरीके से खरीद या बेच सके, इसलिए यहाँ पर तख्ता पलट कराया था। अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। ये कनाडा तो इसका राइट हैंड है, ये यहाँ पे कई सारे देश इसके राइट हैंड है, ये पूरा का पूरा यूरोप इसका राइट हैंड है। इन सब कंट्रीज को ये लूटता रहता है, कॉलोनी बना रखा है, इन सबको इसने परेशान कर रखा है, आपस में लड़वा रखा है। जो 3-4 देश इसकी नहीं मानते हैं, उनमें से एक है रशिया, एक है चाइना और एक है भारत। इन 3 देशों को ये नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जो ये कर नहीं पा रहा है। रशिया क्या है? मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पावर। और चाइना क्या है? इकोनॉमिक पावर है। इस चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग है, पैसा बनाने का उसके पास पूरा उद्योग है। रशिया के पास हथियार बनाने का उद्योग है। तो होता क्या है कि जब भी डेमोक्रेट्स सत्ता में आते हैं, अब इन्हें तो अपने हथियार बेचने हैं, अब ये हथियार बेचने के लिए दूसरा देश ऑलरेडी हथियार बेच रहा है या वो भी कंपटीशन में है, तो इनका दुश्मन कौन हुआ? वही देश जो हथियार बेच रहा है, और वो है रशिया। इसलिए जब जब ये सत्ता में आते हैं तो रशिया से पंगा लेते हैं। इनका दुश्मन रशिया इसीलिए ही है क्योंकि वो भी हथियार बेचता है, ये भी हथियार बेचते हैं, तो कंपटीशन है। लेकिन ट्रंप चचा का सीन क्या है? ट्रंप चचा का सीन ऐसा है कि भाई मुझे मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे मतलब नहीं है। ट्रंप का कहना है कि मैं हूं बनिया, और ये वास्तव में बिजनेसमैन है। 100 से ज्यादा कंपनियां चलती हैं इसकी। बिजनेसमैन आदमी है, इसको मतलब है बिजनेस से। अमेरिका का बिजनेस होना चाहिए। अब इनका बिजनेस करने का तरीका हथियार बेचना नहीं है, इनका बिजनेस करने का तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार अमेरिका के लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा मैं अमेरिका का जो प्रोडक्ट है अमेरिका में ही बनाऊं। तो इनकी जो लड़ाई है वो है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उद्योग को लेकर के। इकोनॉमी इनको बूस्ट करनी है, बढ़ानी है मैन्युफैक्चरिंग करके। इसीलिए जब ये सत्ता में आते हैं तो इनका दुश्मन रशिया नहीं होता, इनका दुश्मन चाइना हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसलिए आप देख रहे हो जब से ट्रंप जीते हैं, चाइना के यहां पर हलचल है। और ट्रंप जब तक सत्ता में थे उस वक्त पूरे दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, सब शांति से जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ट्रंप को केवल 2 देशों से दिक्कत है जो ट्रंप को डायरेक्टली आंखें दिखाते हैं, एक है ईरान और एक है नॉर्थ कोरिया।
दिक्कत ट्रंप को है, ट्रंप ने दोनों पे ही सैंक्शंस लगा दिए थे, लेकिन लड़ाई तब भी किसी से नहीं करी थी, ना करवाई थी। ये ट्रंप का सीधा हिसाब है। और अभी भी ट्रंप ने यह कहा है कि मैं जैसे सत्ता में आऊंगा, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब बोला था, तो मैं यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवा दूंगा। आप कहेंगे ये कैसे रुकवा सकते हैं? ये ऐसे रुकवा सकते हैं कि आज यूक्रेन के पीछे खड़ा है पूरा यूरोप। पूरा यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और इन सबको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अमेरिका यूरोप के नेटो को और यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, पैसे सप्लाई कर रहा है, और यूक्रेन को मजबूर कर रहा है कि वो युद्ध में आगे बढ़े। अगर अमेरिका अपने इस सप्लाई को बंद कर देता है और नेटो वालों से बोल देता है कि भैया तुम जो दे रहे हो अपने रिस्क पे देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, तो यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा। यूरोप भी आज यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहता, यूरोप को मजबूरी में देना पड़ रहा है अमेरिका की वजह से। ट्रंप ने चुनावी सभा में, चुनावी कैंपेन के दौरान यह साफ साफ कह दिया था कि मैं सत्ता में आया तो मैं रशिया से कह दूंगा कि भैया तुम्हें यूक्रेन का जो करना है कर लो, मुझे लेना देना नहीं है। देख लीजिए, ट्रंप सेज ही वुड एनकरेज रशिया टू अटैक नेटो एलाइज हु डू नॉट पे देयर बिल्स। ट्रंप का कहना है कि आप नेटो हो, नेटो के 30-32 देश हो, सब मिलके एक दूसरे की रक्षा कर रहे हो, तो जब फंड की बारी आती है तो सब बराबर बराबर पैसा दो। ये अपेक्षा मत करो कि अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा हथियार दे देगा और आप सब अपने हिसाब से चलते रहोगे। अब जब ये वाली बात आएगी कि सबको बराबर पैसा देना है, तो यूरोपियन मानेंगे नहीं, तो नेटो कमजोर पड़ जाएगा। नेटो कमजोर पड़ जाएगा तो यूक्रेन का युद्ध अपने आप रुक जाएगा। अब इसमें अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा ज़ेलेंस्की कि अमेरिका के कहने पर यूक्रेन को युद्ध में तो ले गया। अब ट्रंप कह देंगे कि ज़ेलेंस्की ऐसा है, जहां तक तुम्हारी जमीन रशिया ने कब्जा ली है उसे दे दो, भाड़ में आने दो, चुपचाप बैठ जाओ घर पे, वरना तुम युद्ध लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब ज़ेलेंस्की को जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। अब यूक्रेन के साथ स्थिति ये हो गई कि समय भी गया, एनर्जी भी गई, पैसा भी गया, लोग भी मारे गए, जमीन भी गई, इज्जत भी गई, और कहीं के नहीं रहे। इसे कहते हैं अमेरिका, इसे कहते हैं डेमोक्रेट्स। और यही होने वाला है इजराइल और हमास के युद्ध में, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और हमास के युद्ध को भी मैं खत्म करूंगा। कैसे? इजराइल को खुली छूट दे देंगे तो ये जो करना कर। हुआ क्या था, जैसे हमारे भारत में नारे लग जाते हैं ना समय समय पे, जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन, ऐसे एक दो नारे यूनाइटेड स्टेट्स में भी लग चुके हैं, फिलिस्तीन के पक्ष में, हमास के पक्ष में। उस वक्त ट्रंप ने यह कहा था कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो जितने भी लोग हैं ना यूएस में छुपे हुए हैं और हमास का और फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, सबको उठा के बाहर फेंक दूंगा। तब से इनकी इंटेंशन समझ में आ गई कि अच्छा ये हमास को पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इजराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही है उसको ट्रंप बिल्कुल भी ना रोकें और इसको बढ़ने दें। ये हो सकता है कि ईरान पे खतरा मंडराएगा, ये हो सकता है, नो डाउट। बाकी ट्रंप कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे, इस पर पूरी जो है दुनिया को उम्मीद है। उसके अलावा ट्रंप ने यह भी बोला है कि मैक्सिको से जितने भी लोग अवैध तरीके से यूएस में आ जाते हैं, मैं वो सब रोकूंगा। कैसे रोकूंगा? जैसे पिछली बार राष्ट्रपति बनने के दौरान मैंने यहां पर फेंसिंग करा दी थी, दीवार बना दी थी, बॉर्डर सील कर दिए थे, उस प्रकार से मैं फिर से बॉर्डर सील कर दूंगा, जिससे कि अवैध तरीके से घुसपैठ ना हो। अमेरिका में पिछले 4 साल में यहां से मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट्स में 15 लाख लोग घुस चुके हैं। अमेरिका डेमोक्रेट्स के आते ही वही परेशानियां झेलता है जो भारत झेलता है विपक्षी दल के आने पर। भारत में किसकी समस्या है? बांग्लादेशियों की। गलत तरीके से बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्याज आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे बसाया जा रहा है। कांग्रेस उनको क्या करती है, पहले वोटर आईडी कार्ड बनवा देती है, फिर उनको एज अ वोट बैंक यूज करती है, और फिर जो है अपना एजेंडा सेट करती है। यही ममता बनर्जी कर रही हैं, यही केजरीवाल कर रहे हैं, यही काम अब उद्धव ठाकरे करने का प्रयास कर रहे हैं, यही काम डेमोक्रेट्स करते हैं अमेरिका में। आप अगर भारत का और अमेरिका का पैटर्न देखेंगे तो आप ये बात समझ जाएंगे कि भारत में ये जितनी भी गतिविधियां होती हैं, ये कोई भारत की समस्या नहीं है। ये बाहर से कुछ लोग हैं जो कठपुतली की तरह यहाँ के लोगों को नचाते हैं और समस्याओं को पैदा करवाते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी जब भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाता है डिक्टेटर पे कि मोदी एक डिक्टेटर है। उसके बाद वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल कराया जाता है और धीरे धीरे लोगों में ये बात डाली जाती है कि मोदी तो डिक्टेटर है। फिर एक नारा लगता है कि मोदी अगर सत्ता में आ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, मोदी सत्ता में आ गए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे, फैसिस्ट हो जाएंगे, डिक्टेटर हो जाएंगे। ये आपने सुने होंगे मोदी के लिए शब्द। यही शब्द यूज किए गए थे ट्रंप के लिए जब ट्रंप अपना चुनाव लड़ रहे थे, और हैरिस ने, कमला हैरिस ने न जाने कितनी बार ट्रंप को फासिस्ट कहा,
ये कहा कि ये आ गए तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे। ये सारे आरोप ऑलरेडी कमला हैरिस लगा चुकी है। तो जो नारे भारत में लग रहे हैं वही अमेरिका में लग रहे हैं। जिस इन्फिल्ट्रेशन से यानी कि अवैध घुसपैठ से भारत परेशान है, उसी से अमेरिका परेशान है। जिस तरह के आंदोलन समय समय पर भारत में कराए जाते हैं, उसी तरह के आंदोलन अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट के नाम पे कराए जाते हैं। आपने सुना होगा ब्लैक लाइफ मैटर्स चला था एक आंदोलन कुछ समय पहले। भारत में लद्दाख में आंदोलन चलाया जाता है चुनाव से पहले, और चुनाव आते आते बंद हो जाता है वो। मणिपुर में इतने लंबे समय से जो है आंदोलन चल रहे हैं, या कहें कि वहां पे जो है हिंसात्मक माहौल है। क्यों है साहब? क्योंकि एक आरोप लगाया था शेख हसीना ने, और हमने भी एक वीडियो बनाया था, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अमेरिका है वो बांग्लादेश का एक हिस्सा, भारत का एक हिस्सा और म्यांमार का एक हिस्सा मिला करके यहाँ पर एक नया देश बनाना चाहता है, जालिंगम नाम का। अमेरिका चाहता है कि वो यहाँ पर अपना एक बेस बना ले, जिससे कि इस जगह रह करके सबको कंट्रोल कर सके। यहाँ पर अमेरिका का कोई ऐसा ठिकाना है नहीं, इसलिए ये डिक्टेट वो चाहते थे डेमोक्रेट्स। अब डेमोक्रेट्स चले गए, रिपब्लिकन आ गए, ट्रंप आ गए, तो ट्रंप को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। रिजीम चेंज करना, डोनाल्ड लू को भेज देना, यहां पर सत्ता परिवर्तन कर दो, वहां पर सत्ता परिवर्तन कर दो। भारत में कोशिश कर रहे हैं मोदी को कमजोर करने की, लेकिन भारत इतना कमजोर देश नहीं है। भारत कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन आप कर दोगे। भारत की जड़ें बहुत मजबूत हैं, तो भारत को कोई डर नहीं था डेमोक्रेट से। बट हाँ, डिस्टर्बेंस तो होता है। अब ट्रंप में क्या है, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अपने फ्री हैं, मोदी जी को जो करना है वो करें। ट्रंप ने एक वादा और किया है, एक बात और कही थी जनता से कि भाई जनता ऐसा है कि मैं अगर सत्ता में आ गया तो जितनी भी कंपनीज चाइना में जा चुकी हैं, यूएस की कंपनी चाइना में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, चाहे आईफोन है चाहे अन्य कंपनीज हैं, अब तो आईफोन भारत में आ गया, अन्य देशों में भी जा रहा है, इन सबको मैं वापस अमेरिका लेकर के आऊंगा, ऐसा ट्रंप ने कह दिया। आप जानते हैं जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं, आईफोन की हो गई, डेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया तथा अन्य हो गई, ये सब कंपनी है यूएसए की, लेकिन इनके प्लांट लगे हुए हैं चाइना में। हुआ क्या था, इसका भी एक थ्योरी है, मैं आपको बता देता हूं। हुआ क्या था कि जब ये रशिया अपना यूएसएसआर हुआ करता था, 15 देश जुड़े हुए थे आपस में, यूएसएसआर जब ये था, तो अमेरिका ने यूएसएसआर को तोड़ने के लिए सहारा लिया था चाइना का। अमेरिका चाहता था कि चाइना के जरिए यूएसएसआर को कमजोर किया जाए, क्योंकि पहले चाइना और यूएसएसआर दोनों दुश्मन थे। तो अमेरिका ने अपनी सारी कंपनी चाइना में लगाना स्टार्ट करी। इससे अमेरिका को दो फायदे थे। पहला तो यह कि चाइना थोड़ा मजबूत बनेगा तो इससे लड़ेगा, और दूसरा ये कि अगर कंपनी अमेरिका में लगाएंगे तो लेबर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेबर को 8 घंटे ज्यादा काम नहीं करा सकते, सारे ह्यूमन राइट्स मानने पड़ेंगे। यहां पर लेबर के जो नियम कायदे कानून है बड़े सख्त हैं। तो यहां पर अगर लेबर महंगी पड़ेगी तो प्रोडक्ट महंगा बनेगा, प्रोडक्ट महंगा बनेगा तो दुनिया में महंगा बिकेगा, तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो प्रोडक्ट सस्ता बने, इसलिए जरूरी है कि ऐसी जगह भेज दो जहां पर लेबर से 8 घंटे का 16 घंटे काम कराओ। 100 रुपए की बजाय लेबर को 10 रुपए दे दो। महिला है तो काम से निकाल दो, पुरुष को रखो। मतलब चाइना में लेबर लॉज ना होने की वजह से चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ज्यादा करवाई यूएसए ने, जिससे बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सके, चीजें सस्ती बने और दुनिया में यूएसए की चीजों की डिमांड बढ़ जाए। ये चाइना में हुआ और चाइना को इसका फायदा मिला, लेकिन बैकफायर ये ऐसे कर गया कि चाइना कुछ ज्यादा ही मजबूत बन गया। अब इतना मजबूत बन गया कि यूएसए की सुनता ही नहीं है। तो यूएसए ने जो चाल चली थी वो ये कि यूएसएसआर के पीछे चाइना को लगा दो। अब चाइना को कमजोर करना है तो फिर इंडिया का साथ दो, इंडिया को कमजोर करना है तो पाकिस्तान का साथ दो, पाकिस्तान को कमजोर करना है तो अफगानिस्तान का साथ दो, और अगर इन सबको कमजोर करके रखना है तो इजराइल के जरिए सबको हड़काते रहो। ये यूएस का प्लान था, एक के पीछे एक सबको लगा रखा था। ये डेमोक्रेट्स करते थे। अब ये सब चीजें ट्रंप ने ये बोला है सीधे सीधे कि भाई चाइना से सारी कंपनीज में वापस यूएसए में बुला लूंगा। अब जब चाइना से कंपनी बाहर निकलेंगी तो कुछ इंडिया भी आएंगी, कुछ वियतनाम भी जाएंगी, कुछ यूएसए भी जाएंगी। इससे इंडिया को फायदा होगा, चाइना को नुकसान होगा। आने वाले समय में चाइना को बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस होने वाले हैं, भारत को फायदा होने वाला है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज और बोली है ट्रंप ने कि मैं मेक इन अमेरिका पर ध्यान दूंगा। जैसे हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, वो कहते हैं मैं आत्मनिर्भर यूएसए बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई चीज यूएसए की है यूएसए में ही बने और यूएसए के लोग ही उसे बनाएं। हम क्यों भारत से किसी को यहां बुला करके उसे रोजगार दें और अपने काम करवाएं। तो ट्रंप का कहना है कि बाहर से जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उनके वीजाज में कम कर दूंगा, कम ही लोग आ पाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जो भारतीय लोग यूएसए में जाकर नौकरी करते हैं उनको दिक्कत होगी, उतने नहीं जा पाएंगे जितने पहले जा रहे थे। ये भारत को नुकसान होगा।
दूसरी बात अमेरिका ने कहा और ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका में अमेरिका की चीज ही ज्यादा खरीदी जाए, बाहर की आई हुई चीज कम खरीदी जाए, इसलिए मैं टैरिफ्स लगा दूंगा। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, ड्यूटी टाइप की। तो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अपने यूएसए में। आप पता है इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को करता है, इंपोर्ट भी यूएसए से ही करता है, समझ रहे हैं? तो इंडिया जब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो क्या होगा, आज जो इंडिया की चीज 100 रुपए की जा रही है यूएसए में, ट्रंप इस पर टैरिफ लगा देंगे, ड्यूटी लगा देंगे, तो 110 की हो जाएगी। 110 की हो जाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर बुरा असर पड़ेगा। तो ट्रंप के आने से जो भारतीय लोग वहां नौकरी करने जाते हैं उनकी संख्या में कमी आएगी, जो लोग यहाँ से अमेरिका को सेवाएं दे रहे हैं उनकी में कमी आएगी, जो यहाँ से सामान जाता है अमेरिका उस सामान में कटौती होगी, तो भारत को ये दिक्कतें होंगी। इसमें भारत के पास मौका ये भी है कि जब बाहर आप नहीं जा पा रहे तो यहीं रह के काम करो, भारत में रह के काम करोगे तो भारत का फायदा होगा और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो और साकार होगा। अगला जो चाइना से चीजें बाहर निकल रही हैं उससे फायदा ये होगा कि भारत में चीजें आ सकती हैं। अगला फायदा भारत को ये होगा कि भारत की जो मोदी सरकार है उसको ट्रंप समर्थन देंगे, अच्छी दोस्ती भी है दोनों की, समर्थन नहीं देंगे तो कम से कम कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। ये बात भारत के लिए अच्छी है। और दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो युद्ध धीरे धीरे कम होते जाएंगे, रुकते जाएंगे, तो दुनिया में जो महंगाई बढ़ जाती है युद्ध होने की वजह से वो महंगाई भी कम हो जाएगी। इससे दुनिया में शांति की स्थापना होगी जो भारत के लिए अच्छी है। भारत के लिए एक नुकसान ये होगा कि ट्रंप ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो भारत ईरान के साथ जो भी एंगेजमेंट करेगा ट्रंप को बुरा लगेगा, ये भी एक मसला इसमें रहने वाला है। उसके अलावा ट्रंप के आने से भारत को एक नुकसान ये होने वाला है कि ट्रंप का बड़ा जोर है कि मैं डॉलर को बहुत मजबूत करूंगा। अभी जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें रशिया ने जोर दिया, पुतिन ने जोर दिया कि हम जो है डॉलर को कमजोर करना चाहते हैं और ब्रिक्स की एक करेंसी लाना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि मैं डॉलर को मजबूत करूंगा। अगर डॉलर को कमजोर करने की बात करनी थी तो डेमोक्रेट्स ठीक थे, उनके रहते डॉलर को कमजोर करना आसान था। ट्रंप क्या करेंगे, डॉलर को मजबूत करने के रास्ते ढूंढेंगे, बिजनेसमैन आदमी है। तो ये एक भारत के लिए या कहें कि ब्रिक्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरा, ट्रंप की पुतिन के साथ अच्छी दोस्ती है, यहां तक कि इल्जाम यह भी लगता है कि जब 2016 में ट्रंप ने अपना चुनाव जीता था तो इल्जाम लगता है पुतिन पर कि इन्होंने इनको सपोर्ट किया था सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया के जरिए रशिया ने हैकिंग करी थी, पता नहीं क्या किया था, पूरे अमेरिका में माहौल बना दिया था ट्रंप के पक्ष में। तो ये इल्जाम लगता है पुतिन पे, यानी कि पुतिन भी चाहते हैं कि ट्रंप आ जाए, मोदी भी चाहते हैं कि ट्रंप आ जाए। और पुतिन, मोदी और ट्रंप तीनों ही ऐसे शख्स हैं जो अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि दूसरे को गिराना है कि उठाना है, उन्हें अपने को उठाना है। तो उस लिहाज से ट्रंप अच्छे हैं। डीप स्टेट्स का कहना यह है, या डीप स्टेट्स की तो भाई दिक्कत यह है कि अब इनका जो ये सरगना था बराक ओबामा, 2009 में इस बराक ओबामा को नोबेल पीस पुरस्कार मिला था, नोबेल पीस पुरस्कार, शांति पुरस्कार। तो आप देख रहे हैं ये जितने भी पुरस्कार मिलते हैं ये सब वो एजेंसीज देती हैं जो अमेरिका के अधीन काम करती हैं। डीप स्टेट्स का काम क्या है, पहले यूट्यूबर के जरिए डिफेम करना। अगर यूट्यूबर अपना काम नहीं ठीक से कर पा रहा, यानी यूट्यूबर से वीडियो बनवाए डिक्टेटर का वीडियो मान लो नहीं चल पा रहा, तो उसको जानबूझ करके यूट्यूब क्या करेगा, प्रमोट करेगा जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। तब भी अगर कोई नहीं देख रहे तो एक एजेंसी है जो बैठ करके ये काम करती है कि इनके व्यूज बढ़ाओ कैसे भी करके, लिखा दो 4 करोड़ व्यूज हो गए, जिससे लोग खुद देखें। आप जानते हैं वीडियोस अगर आप यूट्यूब पर डालते हैं तो ऐसे वीडियो जो लेफ्टिस्ट की तारीफ कर रहे हैं, लेफ्टिस्ट के पक्ष में है, उनको ज्यादा टेंशन मिलती है, उनको ज्यादा रिकमेंडेशन मिलता है। जो राइट विंग वाले वीडियोस हैं उनको रिकमेंडेशन नहीं मिलता। लेफ्टिस्ट कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके आप करोड़ों सब्सक्राइबर देखेंगे, लेकिन राइट विंग का एक भी यूट्यूबर ऐसा नहीं से करोड़ों सब्सक्राइबर हो। ज्यादा से ज्यादा होते हैं 15-20 लाख 25 लाख होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो ये सब क्या है, कौन है जो इनको रेगुलेट कर रहा है, वो है डीप स्टेट्स। यूट्यूबर हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ऐसी डाल दो जो इनके विरोध की है और भारत के पक्ष की है या राइट विंग के पक्ष की है, तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं मिलती। हम भी ये वीडियो डालने इस पर ज़्यादा खास व्यूज़ नहीं आएंगे, हमें पता है पहले से ही। कई वीडियोस पर येलो डॉलर बनाया जाता है, मोनेटाइजेशन होता ही नहीं है उसका, ये भी एक मसला है। और उसके साथ साथ ये लोग एक पद्धति और अपनाते हैं डीप स्टेट्स वाले, जो लोग वीडियो देखते हैं उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करो, जो लोग टीवी देखते हैं उनको ऐसे न्यूज़ सुनाओ कि पत्रकारों के रूप में उनको इन्फ्लुएंस करवाओ। ऐसे ऐसे पत्रकार आपको मिल जाएंगे जो इस तरह की खबरें पेश करते हैं कि इन्फ्लुएंस किया जा सके। जैसे कहीं पर मान लो किसी हिंदू युवक ने मुसलमान को मार दिया, तो पता क्या लिखा आएगा अखबार में या पत्रकार टीवी पे क्या बोलेंगे कि एक मुस्लिम युवक की हत्या हुई,
या मान लो दलित की हत्या हो गई, तो एक दलित युवक की हत्या हुई, बकायदा उसकी कास्ट और धर्म को दिखाते हैं। और वहीं अगर हिंदू मारा जाएगा तो क्या लिखा आएगा कि एक युवक की हत्या हुई। इस तरह से शब्दों के साथ खेलते हैं ये लोग। उसी प्रकार से इन लोगों ने एक और तरीका अपनाया था, किताबों के जरिए खेलना। आजकल तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो सब चीज ओपन है। पहले हमको और आपको जो किताबें पढ़ाई गई हैं, एनसीईआरटी किताबें, वो सब लेफ्टिस्ट लोगों ने लिखी हैं। यही कारण है कि आपको और हमको भारत का गौरवशाली इतिहास पता ही नहीं है। हमसे और आपसे पूछा जाए कि 5 मुगल राजाओं के नाम बताओ, तो आप हाल बता देंगे। अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, शाहजहां हो गया, हुमायूं हो गया, बाबर हो गया, आप सबके नाम बता देंगे। और 5 दक्षिण भारत के राजाओं के नाम पूछे जाएं तो कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? जानबूझ के हमारे दिमाग में चीजें भरी गई, जानबूझ के हमें उन चीजों को रटवाया गया जो हमें गुलामी का एहसास कराएं। आपको और हमसे पूछा जाए कि 5 हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के नाम बताओ, आप हाल बता दोगे, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार वगैरह वगैरह वगैरह। और दक्षिण भारत के 5 मंदिरों के नाम कोई पूछे तो आप बता नहीं पाओगे, जबकि उन मंदिरों का जो आर्किटेक्चर है वो इन मुगल आर्किटेक्चर से लाख गुना साइंटिफिक है, और आज भी उन पर खोज हो रही है कि वो बने तो बने कैसे। तो ये जो हिस्ट्री की किताब हमें पढ़ाई गई थी, उन किताबों में जानबूझ के वो चीज पढ़ाई गई जिससे हमारा दिमाग गुलामी मानसिकता में डूबा रहे। यही है डीप स्टेट्स का काम। और इन किताबों को पढ़ के ही आप वो पेपर पास करते हो जिससे आप आईएएस या पीसीएस बनते हो। इसलिए यूपीएससी के टीचर या यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग भी अधिकतर ऐसे मिलेंगे जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट के होंगे। तो हिंदू अखबार जो पढ़ रहे हैं वो भी लेफ्टिस्ट अखबार है। इसी प्रकार से जब आप प्रोफेसर बनते हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चाहे जेएनयू में, चाहे जामिया में, वहां पर प्रोफेसर भी इसी तरह की बातें पढ़ाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर भी यही किताबें पढ़ के आए हैं और वो चाहते हैं कि सब लोग ये किताबें पढ़ें। और यही वो प्रोफेसर हैं, इनमें से कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो अफजल गुरु की फांसी के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं कि इनको फांसी न दी जाए, इन्हें क्षमा कर दिया जाए। इन्हीं में से वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ रहना है, एक बार उनसे वोटिंग करा लो। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि खालिस्तान की एक बार बात तो सुन लो क्या कह रहे हैं। और इसमें भारत के विपक्षी दल के नेता भी शामिल हैं। आप मुझे एक नेता का नाम बता दो विपक्ष के नेता का जिसने ये बोला हो कि हाँ हम खालिस्तान का विरोध करते हैं, हाँ हम इस बात का विरोध करते हैं कि कनाडा में जो मंदिर पर अटैक हुआ वो खालिस्तानियों ने किया और नहीं होना चाहिए था। एक इंसान ऐसा बता दो विपक्ष के नेता का जो ये बोलता हो कि भारत में बांग्लादेशी जो आ रहे हैं हम उन पर रोकथाम लगाएंगे। एक इंसान ऐसा बता दो विपक्षी नेता का जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ था उसका विरोध किया हो खुल करके, या बोला हो कि हम हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं या हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ने नहीं बोला, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था अभी कुछ दिन पहले। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि दुनिया में जहां भी हिंदू हैं सबके पक्ष में मैं खड़ा हूं, सबके हितों की रक्षा में करूंगा। भारत में क्यों विपक्षी नेता नहीं बोल पाते इस बात को? क्या वो कारण है कि ये सब हरकतें जो भारत में अब होने लगी हैं 2014 से पहले नहीं होती थी? क्योंकि 2014 से पहले सरकारों ने इन सब से अपने अपने एग्रीमेंट्स किए हुए थे कि हम तुमको मलाई खिलाएंगे, तुम हमको सपोर्ट करते रहो। ये पूरा एक नेक्सस चलता है, इसी नेक्सस को बोलते हैं डीप स्टेट्स। ये लेफ्टिस्ट माइंडसेट जो है ये पूरे डेमोक्रेट्स का। अमेरिका दुनिया का बादशाह ऐसे ही नहीं बन गया है। इस तरह से हमको और आपको बेवकूफ बनाया जाता है और हम और आप आपस में लड़ते रहते हैं। हिंदुओं को कभी एक होने ही नहीं दिया जाता है। अगर हिंदू एक हो गया तो वो समझ जाएगा खेल क्या चल रहा है। हिंदू को इतना तोड़ के रखो कि अपनी लड़ाई में उलझा रहे, जातियों में तोड़ के रखो। ये डेमोक्रेट्स का काम है। रिपब्लिकन पार्टी का या डोनाल्ड ट्रंप का ये सब काम नहीं है, उनको इस सब चीजों से मतलब ही नहीं है। हाँ, एक और बात मैं आपसे बताना चाह रहा था कि इस समय जिस इंसान को नींद नहीं आ रही होगी दिन और रात वो है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश का जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री कह लो या जो कुछ भी बना है, इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसने पंगा ले रखा है डोनाल्ड ट्रंप से। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तब इसने एक बयान दिया था कि अमेरिका जैसे चमकते सूरज पर ग्रहण लग गया है। तब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा नहीं क्योंकि ये आदमी उतना ज्यादा जानकारी में था नहीं। लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश का सर्वे सर्वा बन गया है तो इस समय इसको नींद नहीं आ रही है और इन्होंने कह दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अब ये ठीक करेंगे कुछ ना कुछ, और ठीक करने की दिशा में इसकी कुर्सी खतरे में है। इसलिए इस लाला को अब नींद नहीं आ रही है। और मैंने भी आपसे वीडियो बना के कहा था 2 महीने पहले करीब कि बांग्लादेश में अगले 6 महीने में कुछ ना कुछ बड़ा होना है। मैं फिर बोल रहा हूँ अगले 2 महीने में, 3 महीने, जैसे जनवरी में शपथ ग्रहण कर लेंगे ये अपना, उसके बाद देखना बांग्लादेश में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तख्ता फिर से पलटेगा। तो साहब ये सारी घटनाएं दुनिया में होने वाली हैं। डीप स्टेट्स क्या कर रहा था मैंने आपको बता दिया। भारत की बल्ले बल्ले है। और ये जितने भी, हाँ, ये जो मोहम्मद यूनुस था ना बांग्लादेश वाला, ये भी नोबेल पीस पुरस्कार का विजेता है। ये सब नोबेल प्राइज वाले ऐसे ही हैं। डीप स्टेट्स यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, प्रोफेसर्स के माध्यम से तो भड़काता ही है, एनजीओ के माध्यम से भी काम करता है। और ये मोहम्मद यूनुस जैसे लोग एनजीओ ही चलाते हैं। एनजीओ में विदेश से पैसा आता है,
डाल दिया, एनजीओ के पास पैसा आया 1 करोड़ रुपए, एनजीओ ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए कहीं पे, 90 लाख रुपए इन जैसे लोगों में बांट दिए जाते हैं जो ये सब काम कर रहे होते हैं भारत में रह करके। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में कहा कि हम ऐसा एक्ट लेकर के आए हैं कि कोई भी एनजीओ विदेश से अगर फंडिंग मंगा रहा है तो उसे फंडिंग अपने डायरेक्ट अकाउंट में नहीं मंगानी, उसे पहले एक अकाउंट खोलना है एसबीआई में दिल्ली में, फिर उस अकाउंट में पैसा आएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा, तब पैसा आपके पास आएगा। जब इनको लगा कि यार इतना कुछ होने वाला है तो भैया बंद करो एनजीओ, भाड़ में गया एनजीओ, तो देश में हजारों लाखों एनजीओ बंद हो गए थे उस वक्त। ये एनजीओ से खेल खेलते हैं। और अगला ये खेल खेलते हैं रैंकिंग से। जब उन्हें लगता है ना कि भारत में माहौल को बिगड़ नहीं पा रहा, सब कुछ कर लिया, एक काम करो हंगर इंडेक्स में भारत को सबसे नीचे दिखा दो, एक काम करो डेमोक्रेसी में भारत को सबसे नीचे दिखा दो, तो आप देखते होगे रैंकिंग आती है कि भारत की डेमोक्रेसी में रैंक बिल्कुल गिर गई है, भारत में मीडिया को बिल्कुल भी आजादी नहीं है, इससे ज्यादा आजादी तो अफगानिस्तान की मीडिया को है। इस तरह के जो सब इंडेक्स विंडेक्स यूएस की अंडर में ही बनते हैं, ये जिसको उठाना चाहे उठा दे, जिसको गिराना चाहे गिरा दे। और लास्ट इनका हथियार होता है लोगों को भड़काओ, सड़कों पे उतारो, जैसे बांग्लादेश में किया और जैसे भारत में करने का प्रयास किया, किसान आंदोलन, कभी ये आंदोलन, कभी वो आंदोलन के रूप में। तो जितनी भी हरकतें होती थी ये सब ये करते थे, समझ गए आप? तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब चूंकि ट्रम्प चचा आ गए हैं, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे हम वीडियो बना करके चर्चा करेंगे। आप सब लोग हमको सपोर्ट करें और हमें हर तरीके से इतना मोटिवेट करें। आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है जिससे कि हम लगातार वीडियो बना पाएँ। ये वीडियो मैंने कल भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरा माइक की आवाज़ कुछ गड़बड़ा गई थी, तो वीडियो मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया, दोनों बार मेरा वीडियो विफल हो गया। तो आज मैंने फाइनली फिर स्टूडियो में आकर रिकॉर्ड किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।